हेलो एवरीवन, वेलकम टू राहुल भट्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज अपन लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तीन मुख्य बातों पर। तो पहला बात क्या है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी कि द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात होगी द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में तुलना। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तीसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या, कथन से समीकरण बनाने पर आधारित प्रश्न। तो ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट तैयार रहेगा, कथन। तो आपको क्या करना है, उस कथन को पढ़ करके आपको द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है बच्चों, तो हम बारी बारी से इन तीनों चीज़ों पर आते हैं। तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपना एक कमेंट ज़रूर देंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको क्या कन्फ्यूज़न रहा, आप हमें बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं इस टॉपिक में आगे। तो देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी वास्तविक संख्या है, सी कोई अचर पद है। अच्छा, एक बात देखिए, द्विघात समीकरण तो है ही, तो इस द्विघात समीकरण का अधिकतम पावर, यानी कि हाईएस्ट पावर जो होगा, अधिकतम घात, वो कितना होगा? 2 होगा। ये द्विघात समीकरण है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण। अच्छा, पहले हम आते हैं इस बात पे चर्चा करते हैं। a0, ए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये लिखने के पीछे रीज़न क्या है? जस्ट इमेजिन अगर यदि a 0 होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जैसे भाई हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखे, तो यहाँ से क्या हो गया, 0 गुना एक्स स्क्वायर, तो वो 0 हो जाएगा, तो उस टर्म को लिखने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, 7x प्लस 5 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बच्चे, ये द्विघात समीकरण आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन इस समीकरण में चर राशि x का अधिकतम घात कितना है? 1 है। इस वजह से ये 7x प्लस 5 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर देखिए ऐसा रहता x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 20 बराबर 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बच्चों, ये जो एग्जाम्पल लास्ट वाला है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण के लिए क्या है, सबसे पहली बात कि आपका अधिकतम घात जो होना चाहिए, हाईएस्ट पावर, वो कितना होना चाहिए? 2। लेकिन इस समीकरण में क्या है, अधिकतम पावर कितना है? 3 है, जो कि द्विघात समीकरण होने वाले ये शर्त को फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि इसका महत्तम घात कितना है? 3 है। तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आप लोगों ने द्विघात समीकरण देख लिया। अब देखिए द्विघात बहुपद। अगर यदि कोई बहुपद चर x में है, तो हम उसे नॉर्मली क्या करेंगे, px से रिप्रेजेंट करते हैं, fx gx सब चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर सिंगल टर्म है तो हम p से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि p से हो जाता है पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या डिफरेंस रहा इस दोनों में, बहुपद में, द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में क्या डिफरेंस रहा। तो यहाँ से ये एक द्विघात बहुपद, सिर्फ इतना तक क्या द्विघात, लेकिन ये क्या, एक तुलना की हम किसी राशि से, यहाँ पे 0 बराबर 0 की, यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिए ये सिर्फ इतना ही है। तो ये डिफरेंस है द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर 5x प्लस 10, ये द्विघात बहुपद है।
ये क्या है, द्विघात बहुपद। लेकिन अगर यदि ये x² + 5x + 10 = 0 कर देते, ये क्या हो जाता, द्विघात समीकरण। तो बस बच्चों हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ये था द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। हम कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था, तुलना। द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में क्या तुलना है, उस पर हम चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों हम आगे बस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक बात, अच्छा आजकल जो है ना फोटो एडिटिंग का देखते हैं बहुत गजब का ट्रेंड है। मतलब कि रैंडमली ऐसा कि छोटा से छोटा बच्चा अपना फ़ोटो एडिट करता है। कल क्या हुआ कि हम देखे एक फ़ोटो एडिट किया हुआ, देखिए आपको भी दिखा, देखिए यहाँ पे इस फ़ोटो को। अब ये फ़ोटो देख के आपको क्या लगता है, हम तो समझते मतलब क्या कि हम निःशब्द हो गए फ़ोटो देख करके कि कोई इंसान इस तरह का भी एडिटिंग कर सकता है। अब देखिए अपना सर अपने गोद में लेकर उसको बिस्लेरी पिला रहा है, बताइए कोई तुक है। तो इस तरह का भी इंसान होता है, तो देख लिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक बात देखिए, एक बात बताते हैं, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। एक बार क्या हुआ, हम अपने बताते हैं भैया जी का कहानी। तो हमारे पीयूष भी हैं, उनकी वाइफ उनसे पूछती है, ए जी बताइए ना खाना कैसा बना है। हमारे पीयूष भी अभी बड़ा मजाकिया मूड के हैं, वो बोलते हैं अपनी पत्नी को, सुनो ना मेरा लड़ने का मन अभी नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बच्चों द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद का हम तुलना करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, x² + bx + c = 0। और ये जो है ये क्या है, ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, x² + 13x + 40 = 0। इसका एग्जाम्पल देखिए, x² + 13x + 40। अब इसका ही महत्तम घात कितना होता है, 2। और इसका भी महत्तम घात कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, मूल होता है, ठीक है। और इसका जो होता है, इसका शून्यक होता है। ये बहुत ही छोटी सी बात थी, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1 और हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहला जो सवाल है ये क्या है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको बताना सॉल्व करके अब जो सवाल होगा, तो उससे सवाल को सॉल्व करने से पहले हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है x² + bx + c = 0। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि a ≠ 0। जैसे ये है x² + 7x + 10, ये द्विघात समीकरण। अच्छा इसमें a का मान कितना होगा, a यानी x² का गुणक, ये क्या होगा, यहाँ पे b देखिए कितना होगा आपका 7 और c हुआ आपका 10। अच्छा x² + 5 = 0। यहाँ से देखिए क्या हुआ कि आपका x² वाला टर्म है, a 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू देखिए कितना है, 1 है। a 0 नहीं है, बाकी बात ये समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। आप हमेशा एक ही बात याद रखिएगा, हाईएस्ट पावर यानी कि महत्तम घात या अधिकतम घात क्या होगा, 2 होगा। और उसके बाद a यानी कि x² वाला टर्म या x² का गुणांक होना जरूरी है, ठीक है। अगर यदि x² वाला पद नहीं है तो वो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता। तो बच्चों इसी तरह से हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो देखिए आप पहला, तो जैसा कि आप हमारा पहला सवाल देख रहे होंगे, तो ये है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो बच्चे आपको तो पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अगर यदि आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा शर्म जरूर कर लीजिएगा अपने आप पे, कितना दिन से कर क्या रहे थे आप। तो इसको देखिए, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1 = 2। अब यहाँ से क्या करोगे,
RHS में जो भी पद रहेगा सबको आप LHS में लेके आ जाइएगा। तो 2x कैंसिल आउट हो गया, तो इसलिए एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पे एक में से 6 घटाइएगा तो क्या होगा, -5 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ से ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में डाल सकता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बच्चे यहाँ से क्या है कि आप सबसे पहले देखेंगे इस समीकरण का हाईएस्ट पावर कितना है, महत्तम घात। तो इस समीकरण का महत्तम घात यहाँ पे क्या है, 2 है। यानी कि a का मान यहाँ पे आपसे पूछे बताइए a, यानी कि x स्क्वायर का गुणन कितना है, तो a भी 1 है, यानी a 0 के बराबर नहीं है। तो आप जैसे देखेंगे कि पावर 2 यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है और बराबर 0 है, तो आप आराम से लिख लीजिएगा वो द्विघात समीकरण है। यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो बच्चे बहुत ही आसान था, इसको आप नोट कर लीजिए। रुको काटिए तो इसको काट। बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से गलती हो गया था, ये माइनस से इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब नोट कर लीजिए आप इसे। अब देखिए इस सवाल को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 - x है। इसको सॉल्व करना, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद भी पता कर पाएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। अच्छा, यहाँ से आप देख करके ये जज नहीं कर लीजिएगा। जैसे आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x देखें, तो यहाँ इस पद को सिर्फ देख करके आप ये नहीं अंदाज़ा लगा कि ये बोल दीजिए ये द्विघात समीकरण, यही नहीं तो आप गड़बड़ हो सकता है, आप गलती कर देंगे। ठीक है, आपको जाँच करना है तो आपको सवाल को बनाना होगा। तो अब देखिए बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस गुना माइनस प्लस। अब देखिए बच्चे, ये माइनस से इधर आके क्या हो गया, प्लस से, और ये प्लस 2x इधर करके माइनस 2x बराबर 0। अब इसको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस से इज इक्वल टू 0। तो क्या लग रहा है आपको, द्विघात समीकरण है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर भी 2 है, बराबर 0 भी है, a भी है, b भी है, c भी है। यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, पहले तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ से आप यहाँ से गुना कीजिए, x गुना x क्या होगा, एक्स स्क्वायर, x गुना 1 तो प्लस x, फिर -2 गुना x तो -2x, फिर -2 गुना -2 बराबर। अब देखिए बच्चों, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर -1 से गुना कीजिएगा तो -x, फिर -3। तो यहाँ से इस तरफ क्या टर्म आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। बच्चे ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इस वजह से क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर इधर आता तो हो जाता माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स और ये 2x इधर आया तो -2x -2, और ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा, +3 बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए तो -3x प्लस 1 बराबर 0। अगर यदि आपको पसंद ना हो कि पहले टर्म के आगे माइनस और इस समीकरण के रूप का, तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x - 1 बराबर 0। तो बच्चे यहाँ से देखिए, हम द्विघात समीकरण के लिए सबसे पहला बात क्या बोले, आप यह देखिएगा कि अधिकतम घात यानी कि हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए आपका, 2। तो क्या इस पद को, इस समीकरण को देख करके आपको ये लग रहा है कि इसका हाईएस्ट पावर 2 है? तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो इस वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं है। यह एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब इस सवाल की तरफ आते बच्चे, तो आपको सॉल्व करना, गुना कीजिए आप, x गुना 2x तो 2x स्क्वायर, फिर x गुना 1 तो x हो गया, फिर -3 गुना 2x तो -6x, -3 गुना 1 तो -3 बराबर x स्क्वायर प्लस
5x। तो अब देखिए बच्चे यहाँ से x माइनस 6x क्या होगा, -5x माइनस 3 x² प्लस 5x। तो अब देखिए प्लस x² इधर आके क्या होगा, -x², और ये प्लस 5x इधर आया तो -5x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए बच्चे क्या हुआ, x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0, x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। तो अब ये देखिए आपको यह चेक करना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सबसे पहले क्या देखिएगा आप, घात 2 है कि नहीं। तो हाँ, हमें मिल गया कि इसका हाईएस्ट पावर यानी कि अधिकतम घात 2 है। ठीक है, तो स्पष्टतः यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है। इसलिए ये द्विघात समीकरण। इसे बच्चे नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ दिए, या तो उसके पास संसाधन रहते हुए भी वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, या फिर वो आराम से समय अपना बर्बाद कर रहा है। तो मैं उन बच्चों के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो बच्चों ये इस वजह से, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि लॉकडाउन है, कॉलेज स्कूल मेरा बंद है। तो बच्चे आपका स्कूल बंद है तो क्या आपके पास ऑप्शन नहीं है? हम हैं और सारे टीचर्स हैं, आप पढ़िए। आप ये ब्लेम नहीं कीजिए अभी के टाइम में कि मेरा क्लास बंद है, हम कैसे पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल आप एक मुर्दा वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पढ़िए। अब दूसरे के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरा स्कूल बंद, हम कैसे पढ़ेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सवाल को देखिए, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको गुना कीजिए। 2x से पहले गुना करेंगे दोनों टर्म में, 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर x² प्लस 4x माइनस 5। 2x² माइनस x² माइनस 7x, और ये प्लस 4x इधर लेके आएंगे तो माइनस 4x प्लस 3। ये माइनस 5 इधर आया तो प्लस 5 बराबर 0। अब इसको घटाइए तो क्या मिल जाएगा, x² माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। तो यह क्या है? अच्छा यहाँ से देख के आपको क्या लग रहा है, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? आपको सबसे पहला चीज़ ये चेक करना होता है कि इसका हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं। तो ये इसका हाईएस्ट पावर 2 बिल्कुल है, इस वजह से द्विघात समीकरण यह ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x² माइनस 3x प्लस 1, और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं आपको ये सब आता होगा। अगर यदि आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अलजेब्रा का जितना भी फार्मूला वो सारा फार्मूला भी है और सारे फार्मूला का प्रूफ भी दिया हुआ है। और आपको अलजेब्रा का कोई भी फार्मूला तब अच्छे से याद रहेगा जब आपको क्या होगा, वो प्रूफ करने आएगा। इसको देखिए, अब देखिए यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 1, और ये x माइनस 2 का स्क्वायर हुआ x² माइनस 4x प्लस 4। तो बच्चे आपका जो भी, जैसे अब यहाँ से क्या हो, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप काटने में आपको हेजिटेशन हो रहा है तो आप इस x² को LHS में ला सकते हो। ठीक है, और ये आपका माइनस 4x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 4x प्लस, ये प्लस 4 इधर आया तो माइनस 4 बराबर 0। कितना हो गया आपका, 7x माइनस 3 बराबर 0। और यह जो है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कमा ए इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण तो द्विघात समीकरण है या नहीं, आप सबसे पहले एक ही चीज़ पे ध्यान जाना चाहिए आपका कि उसका अधिकतम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, इस वजह से द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसे नोट कर लें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये है a प्लस बी के होल क्यूब के रूप का। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब तो x क्यूब, b क्यूब तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, फिर होता है 3a स्क्वायर भी, 3 गुना ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर गुना 2 यानी कि 6x स्क्वायर, फिर 3ab स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3ab का स्क्वायर 4, 3 गुना 4 12x, और यहाँ से देखिए 2x क्यूब माइनस 1। आप क्या कीजिए बारी बारी से इस इधर वाले पद को इस तरफ लेकर, जैसे x क्यूब है तो माइनस 2x क्यूब लिख लेते हैं इधर ला करके, फिर 8, फिर 6x स्क्वायर प्लस 12x। अच्छा सॉरी, एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हम पहले इस टर्म को लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये माइनस 2x क्यूब प्लस 1 बराबर 0। तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और 8 में x जोड़िएगा तो क्या होगा 9 बराबर 0। अच्छा एक बात बच्चे आप याद रखेंगे कि अगर यदि कोई भी टर्म हो, पहला पद अगर यदि माइनस में और वो समीकरण है, तो आप क्या करेंगे, समीकरण के दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस में, तो इसको प्लस बनाना होगा क्योंकि देखने में अच्छा भी लगेगा, स्टैंडर्ड हो जाता है उस इक्वेशन का। तो यहाँ पे माइनस से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0। और आप यहाँ पे बच्चे मैंने गलती कर दिया था, ये माइनस 2x जो है ये 14x हो गया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0। तो क्या लगता है ये आपको द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण चेक करने के लिए आपको ये देखना होगा कि हाईएस्ट पावर तो है कि नहीं है। तो इसका हाईएस्ट अधिकतम घात तो नहीं है, तो यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कॉमा ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब बच्चे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 12x। तो ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट, ये 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इधर आके प्लस x स्क्वायर हो गया माइनस x, ये प्लस 12x इधर आकर के माइनस 12x, ये प्लस 8 सॉरी माइनस 8 इधर आया तो हो गया प्लस 8। ये देखिए हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। और यहाँ से देखिए आपको द्विघात समीकरण चेक करना ये है कि नहीं है। तो आप ये देखिए इसका हाईएस्ट पावर क्या 2 है कि नहीं, बिल्कुल है, इसका हाईएस्ट पावर 2। तो यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कॉमा ए इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो बच्चों इस प्रकार से जो है आपसे कोई भी क्वेश्चन आपको चेक करना कि वो द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, तो आप आपके पास एक अनुभव आ गया, तो आप अच्छे से आराम से बता सकते हो कि वो द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो बच्चे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, और हमारा एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा नंबर का सवाल होगा। और इस पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि द्विघात समीकरण का एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा
और उस स्टेटमेंट को देख करके सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन निकालना है, यानी कि सिर्फ द्विघात समीकरण निकालना है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए और फाइनली हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम प्रश्न को समझें, क्योंकि प्रश्न बिना समझे हम सवाल बना नहीं पाएंगे। तो इस सवाल को देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अच्छा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बच्चों क्षेत्रफल के लिए, आयत के क्षेत्रफल के लिए हमारे लिए बेसिक क्या है, आयत का लंबाई दिया होना चाहिए और आयत का चौड़ाई। अच्छा एक बात बताइए, लंबाई है और चौड़ाई है, तो देखिए लंबाई चौड़ाई है तो एक ही चीज़, क्योंकि ये डिस्टेंस ही बताता है। दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। लेकिन आयत में क्या हो जाता है, दो तरह का लंबाई हो जाता है। तो जो कंपैरेटिवली यानी कि तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगा उसे हम आयत बोलते हैं, और जो तुलनात्मक रूप से कम होता है उसे क्या बोलते हैं, चौड़ाई। जैसे ये देखिए, ये आयत का रूप है, तो तुलनात्मक रूप से ये वाला हिस्सा बड़ा है और ये वाला हिस्सा छोटा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लंबाई, और इसे बोल देंगे चौड़ाई। ठीक है, ये हुआ लेंथ और ये हुआ आपका ब्रेथ। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ, दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। तो एक बात तो फिक्स है कि चौड़ाई क्या होगा, छोटा होगा और लंबाई ज़्यादा होगा। तो हम चौड़ाई को क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, x मीटर। तो अब लंबाई की बात करें तो क्षेत्रफल की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई x है तो इसका दोगुना क्या होगा, इसमें 2 से गुना करेंगे, तो यानी कि दोगुना यानी कि 2x, दोगुने से एक अधिक। अधिक का मतलब क्या हो, बढ़ेगा, यानी कि एक ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2x + 1 मीटर। ये कैसे किए, फिर से देखिए आप कि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुना, चौड़ाई x है तो इसका दोगुना 2x, 2 से गुना किए, उससे एक अधिक है, मार्क कर लो, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, 2x + 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से बच्चे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जो दिया हुआ कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 2x + 1 और चौड़ाई कितना, x बराबर 528। अब बारी बारी से गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x² + x बराबर 528, इसलिए 2x² + x - 528 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण का रूप। तो इस प्रकार से हम समीकरण सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चे इसे नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो जैसे हम पूर्णांक की चर्चा करें, अब सिर्फ एक है, तो एक के बाद क्या आया हुआ है, 2, फिर 2 के बाद कितना है, 3, 3 के बाद, यानी कि कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक के बाद डायरेक्ट 3 आ जाएगा। तो मान लीजिए कि पहला पूर्णांक x है, तो x के बाद क्या है, जैसे 1 है तो हमको अगला पता नहीं है, तो 1 के बाद क्या है, तो हम क्या करेंगे, 1 में 1 जोड़ दिया, तो पता चला हमें 2 आया। और मान लीजिए हमें पता है कि पूर्णांक 4 है, तो अगला पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक क्या है, लेकिन कंडीशन ये दिया हुआ है, शर्त ये है कि इसके अगला यानी क्रमागत मतलब क्रम से आया हुआ ठीक बात। तो 4 के बाद ठीक बात क्या है हमें नहीं पता, हम 4 में 1 जोड़ेंगे, तो 4 + 1 कितना हुआ, 5। तो उसी प्रकार से बच्चे, पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, x + 1। ठीक है, अब इसका गुणनफल है, यानी कि गुणनफल है, यानी कि x × x + 1 बराबर कितना, गुणनफल। अच्छा, इसको जो गुणा कीजिए तो रिजल्ट आएगा, तो इसका गुणनफल कितना आ रहा है, 306। तो इसको सॉल्व कीजिए, x² + x = 306, तो इसलिए x² + x - 306 बराबर 0। तो बच्चे इस प्रकार से हमने ये द्विघात समीकरण भी ज्ञात कर लिया, और इसे आप नोट कर लीजिए। तो अब देखिए बच्चे इस सवाल को, ये एज बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक बात तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए माँ है, चाहे इस क्वेश्चन में तो बेटा का बात किया हुआ है, हो सकता है आगे क्वेश्चन हम लोग आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पिता पुत्री, माता माँ और बेटा या माँ बेटी, इस तरह का रिलेशन आएगा। तो अब एक बात बताइए, अगर यदि माँ है और बेटा है तो किसका उम्र ज़्यादा होगा। स्वाभाविक है कि माँ का उम्र पुत्र के उम्र से अधिक होगा। ठीक है, अगर यदि मान लीजिए कि बच्चे का उम्र 2 वर्ष है और माँ का उम्र
25 वर्ष है, ठीक है। माँ का उम्र 25 वर्ष और पुत्र का उम्र 2 वर्ष है। तो 5 साल के बाद क्या सिर्फ बेटा का उम्र में बढ़ोतरी होगा या सिर्फ माँ की उम्र में? तो नहीं, दोनों के उम्र में बढ़ोतरी होगा। अगर यदि माँ पहले 25 साल की थी तो 7 साल के बाद माँ 32 की हो जाएगी। वो लुक वाइज देखने में कितनी भी यंग क्यों ना हो, उससे कोई प्रॉब्लम, कोई लेना देना हमें नहीं है। हम मैथमेटिकली चर्चा करेंगे। अगर यदि कोई महिला 25 साल की है, 7 साल के बाद वो 32 की होगी, ऐसा नहीं वो दिखने में 24 की हो जाए, अलग बात, उससे कोई लेना देना हमें है नहीं। और नुनवा जो है जो 2 साल का है वो 5 साल के बाद 7 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को। तो रोहन है, रोहन की माँ है, तो रोहन की माँ जो है से 26 वर्ष बड़ी है, स्वाभाविक सा बात है। क्या ऐसा पॉसिबल था कि रोहन अपनी माँ से 26 वर्ष अधिक है? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो माना कि रोहन का उम्र बराबर x वर्ष, रोहन की माँ का उम्र बराबर x प्लस 26 वर्ष। अब देखिए क्या है कि फिर से 3 वर्ष बाद, पश्चात मतलब क्या होता है? बाद। 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र, अब रोहन 3 साल के बाद और बड़ा हो जाएगा, तो 3 वर्ष और बढ़ेगा, रोहन 3 साल और बड़ा हो गया। तो रोहन की मम्मी उतने के उतने रहेगी, रोहन की मम्मी का भी उम्र बढ़ेगा। रोहन की माँ का उम्र, अब पहले मोहतरमा थी x प्लस 26 वर्ष, 3 वर्ष और बढ़ गई, ये हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। अब देखिए हाँ, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360। अब देखिए 3 वर्ष पश्चात इसका आयु और इसका आयु का गुणनफल, यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर गुणनफल कितना के बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर। तो गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 360। तो इस और यहाँ से देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 माइनस 360 बराबर 0, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो बच्चे इस प्रकार से हमारा समीकरण भी बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। नोट कर लीजिए। ये डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखिए, इन नुनवा को देख रहे हैं, दोनों को कौन कट है? इसी को बोलते हैं लहरिया कट, ठीक है, ये लहरिया। ये एक आठों बच्चा को देखते हैं क्या, वो मतलब कॉपी करता है, मतलब सीखने की कोशिश करता है। वो ऐसे बाइक घुमाएगा और बाइक कम घूमेगा और उसका शरीर बहुत लचकता है, लगता है कि उसका शरीर नहीं बांस है। क्या है? बांस। बताइए, छिड़िया जाएगा, गिर जाता है, छिड़िया जाता है, मुँह कौन चुरा जाता है, तैयो नहीं सुधरता है, ठीक है। अब देखिए सवाल की तरफ पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। अच्छा बच्चे, सबसे पहले एक बात आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बातों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। सबसे पहला चीज़, अब देखिए मान के चलिए ये भागलपुर है, ये क्या है? भागलपुर है, और यहाँ है पटना। और मान लीजिए एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 250 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 250 किलोमीटर। क्या बन गया? साइकिल बना दिए हम। अच्छा ठीक है, साइकिल से चलेंगे भागलपुर, ठीक है। इस पर बैठा देते हैं नुनवा को। नुनवा बैठा ले साइकिल से और चलना शुरू किया। और इसका साइकिल का जो स्पीड है, ये जो है एकदम सोच लिया, इस शुरू किया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से शुरू करेगा। ये कितना टाइम लेगा? ये टाइम लिया 5 घंटा। 50 किलोमीटर की स्पीड से गया तो टाइम कितना लिया? 5 घंटा। और एक और नुनवा है, वो भी साइकिल लिया, ये भी स्टार्ट किया चलाना, और इसका स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए कितना टाइम लगेगा? 25 किलोमीटर घंटा जाएगा तो ये 250 किलोमीटर दूरी तय करने में ये टाइम ले लेगा 10 घंटा।
तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से एक बात आपको कुछ समझ में आएगा। अगर यदि दूरी नियत हो, यदि दूरी नियत हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 250, इसके लिए भी 250, इसके लिए भी 250, इसके लिए घट बढ़ नहीं रहा है कुछ। यदि दूरी नियत हो, दूरी क्या हो, नियत हो, तो स्पीड ज़्यादा रहेगा तो टाइम कम लेगा, और स्पीड जिसका कम रहेगा वो टाइम ज़्यादा लेगा। दूरी नियत हो, स्पीड यानी कि क्या, चाल, ज़्यादा हो तो टाइम कम लगेगा। स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इस सवाल को देखिए, ट्रेनवा है, तो मान लिया कि ट्रेन की चाल जो है रेलगाड़ी है, ठीक है। कुल दूरी पहले हम लिख दे रहे हैं 480 किलोमीटर। रेलगाड़ी की चाल जो है मान लिए x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो समय कितना लेगा, याद रखिएगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 480 बटा x घंटा, पुनः कमा चाल, जब 8 चाल घटने पर अब देखिए रेलगाड़ी का चाल क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा। और समय देखिए, इसका समय क्या हो जाएगा, 480 बटा x माइनस 8। अच्छा एक बात बताइए अब हमको, यहाँ से देखिए रेलगाड़ी जो 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगता है। यानी कि 3 घंटा अधिक लगने का मतलब क्या हुआ, अगर यदि वो कोई डिस्टेंस 5 घंटा में तय करता है 480 किलोमीटर, स्पीड घटेगा तो 3 घंटा और लेट से जाएगा। कितना घंटा लगेगा, 8 घंटा, ठीक है। अच्छा इस चीज़ से तो एक भी चीज़ ये भी तो क्लियर हो गया कि दोनों के टाइम जो पहुंचने का जो टाइम ले रहा है उसका भी तो अंतर 3 है। अगर यदि पहले कौन पहुंचेगा, पहले ही वाला कम टाइम लेगा, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो ये टाइम ज़्यादा लेगा। तो हम क्या किए, ज़्यादा टाइम में हम कम टाइम घटा दिए। ये ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि इसका स्पीड कम है और इसका स्पीड बेसी है। तो 480 बटा x बराबर कितना, 3। ये कैसे लिखिए समझे, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसमें क्या कि हम कम टाइम वाले घटा दिए तो अंतर निकल गया, तो कितना, 3 घंटा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं। 480 ले लिए हम कॉमन, तो 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x 3। इसका एलसीएम ले लीजिए x माइनस 8 इंटू एक्स, तो x माइनस 8 ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। तो ये x कैंसिल, 480 गुना 8 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 8 बटा इतना है, तो इसको गुना कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 48 गुना 8 करते हैं, कितना हो जाता है, 3840 हो जाएगा ये। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0, इसलिए x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या किया, हम 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ क्या किया, हम 3 से भाग दे दिए। तो इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों यहाँ तक देखें, आपके लिए आपको तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले आप क्या करना है कि 3 से भाग दिए दोनों तरफ और ये कटाने के बाद इतना आया, ठीक है।